हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। इसके पहले वीडियो में भी मैंने सेल के बारे में पढ़ा रखा है, पर उससे रिलेटेड जो और भी चीज़ें हैं आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा सेल आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल की खोज किसने की थी, इसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब सेल मैंने जीव द्रव्य पे ही ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो जीव द्रव्य के बारे में देख लेते हैं, उसके पार्ट्स, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो जीव द्रव्य की खोज जो है वो की थी पुरकिंजे ने। किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज की थी पुरकिंजे ने 1839 में। ठीक है, क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1839। ठीक है, इसमें तो उन्होंने खोज कर दी। अब इन्होंने ये बताया कि जो जीव द्रव्य होता है वो कैसा होता है, तो ये गाढ़ा, लसलसा और थोड़ा सा भारीपन इसमें होता है। ठीक है, तो ये होता कैसा है? गाढ़ा, लसलसा और भारी। ठीक है, तो हेक्सले जो है, हेक्सले ने क्या बताया था कि जीव द्रव्य जो है हमारा, ये हेक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जो है हमारा, ठीक है, हेक्सले ने क्या बताया, जो जीव द्रव्य है वो बोल सकते हैं जीव द्रव्य एक भौतिक आधार है। कहाँ का? जीवन का। ठीक है, कहाँ का भौतिक आधार है? हमारे जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने बताया था? हेक्सले ने बताया था। किसने बताया था? हेक्सले ने क्या बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अब मैंने आपको जीव द्रव्य में दो चीज़ें बताई थी, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो इसका क्या होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, और एक क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है, इसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा हो जाएगा, कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में। तो पहला कौन सा आ जाएगा? कोशिका द्रव्य, और दूसरा कौन सा था? केंद्रक द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर ये तो केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, और ये परत होती है, किसकी परत होती है? कोशिका झिल्ली की। किसकी परत होती है? कोशिका झिल्ली की। तो ये परत हो गई, और यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक द्रव्य और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाएगा हमारा? केंद्रक द्रव्य और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। तो जो कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक द्रव्य व कोशिका झिल्ली के बीच में। और जो केंद्रक द्रव्य वो कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव्य जो होता है हमारा केंद्रक में ही पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि इस एग्जाम में पूछा गया कि केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? केंद्रक द्रव्य केंद्रक में ही पाया जाता है। तो केंद्रक द्रव्य कहाँ मिलेगा? केंद्रक में होता है, लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये सारी चीज़ें? ठीक, तो जो हमारा जीव द्रव्य होता है
जीव द्रव्य होता है, ये जीवन का भौतिक आधार होता है। अब इसमें पाया क्या क्या जाता है, तो इसमें हमारा क्या क्या पाया जाता है, हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया इसमें, और हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, तो इसे तो कुछ पेपर में ज़्यादा पूछा नहीं जाता कि पाया क्या जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक, बट इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें जल कितना पाया जाता है। तो जल जो होता है इसमें लगभग 80% तक इसमें जल पाया जाता है। क्या, इसमें आप ये लिख लीजिए 80% तक जल पाया जाता है। और इसमें अच्छा ये भी लिख लो, इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके साथ हो गया नाइट्रोजन। इन सब का परसेंटेज होता है लगभग, मतलब ये सारी चीज़ें ओवरऑल, ठीक है, 88% तक पाई जाती है और 80% तक जल पाया जाता है। अब इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, तो अकार्बनिक और कार्बनिक का रेशियो जो होता है वो होता है 81:19। कितना होता है, 81:19। तो क्या लिखोगे, अकार्बनिक और कार्बनिक का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 81:19 का इसमें रेशियो पाया जाता है। क्लियर हो गया। हम थोड़ा कोशिका के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आपको। जीव द्रव्य, अब इससे बाहर जीव द्रव्य में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने आपको पूरा जीव द्रव्य से जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आपको अगर इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम कोशिका के बारे में भी देख लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, इन सब चीज़ों को भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं कि कौन सी कोशिका क्या होती है क्या नहीं होती है। फिर मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और उनसे जो भी हैं वो मैं एक जगह लिखवा दूँगी, जो पेपर में पूछे जाते हैं उसको पूरा मैं एक जगह कंप्लीट करवा दूंगी आपको चार्ट बनवा के, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोशिका पे आ जाते हैं। अब हमारा जो सेल में ही जीव द्रव्य आता है, मैंने आपको जो बड़ा बड़ा था, मतलब बड़ा बड़े से मतलब है जो मेन पॉइंट थे वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डाल रखा है। आप उसे भी पढ़ के, उससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पर मैंने सोचा कि पूरा क्लियर कर देती, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना तो आपके लिए अच्छा है और ना मेरा अधूरा पढ़ाना अच्छा है। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम आ जाते हैं कोशिका पे। तो कोशिका जो है, अब सबसे पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये आपने सुना होगा। ठीक है, ठीक है, ये सुना है कि नहीं, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सुना है ना। तो कोशिका का जो सबसे छोटी कोशिकांग बोला जाता है। ठीक है, कोशिका को क्या बोला जाता है, सबसे छोटी कोशिकांग। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है, कोशिका जीवन का सबसे छोटा कोशिकांग है। अब सबसे भाई छोटी कोशिका मैंने आपको बताई, इसी होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, अब सबसे छोटी हो गई भाई। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो ये तंत्रिका जो न्यूरॉन होता है
उसकी कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी होती है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो क्या लिखोगे, टिक करोगे न्यूरॉन्स पे, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन की। क्लियर। अब भाई छोटी हो गई, लंबी हो गई, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ऑस्ट्रिच जानते होंगे ना, सबसे बड़ा पक्षी जो बोला जाता है वो भी ऑस्ट्रिच है हमारा। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी भाई, उसी की होगी। तो उसके अंडा जो होता है एग, उसके एग की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो अगर बड़ी कोशिका पूछे आपसे तो क्या टिक करोगे, शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग की, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। एक मिनट, हाँ रुक जाओ, बहुत हल्का मार्कर चल रहा है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप रेगुलर पढ़ते रहें, ये मत सोचें कि लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ एग्ज़ाम नहीं होंगे, सारे एग्ज़ाम होंगे और आपको बढ़िया मार्क्स गेन भी करना है, ठीक। तो पढ़ते रहिए, टाइम अपना मत वेस्ट करिए, क्योंकि हो सकता है आप जब बैठ के मौज मार रहे हो, कोई अपने घर पे दिन रात एक कर रहा हो। और सफलता आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक दिन में तो नहीं मिलती है भैया, मेहनत करनी पड़ती है दिन रात की, तभी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम क्या देख लेते हैं, तो कोशिका सिद्धांत जो है वो मैंने आपको बता रखा था, स्लाइडर और श्वान ने दिया है, ये तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। अब जो इसमें आ जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो उसका मैं पूरा आपको चार्ट बना देती हूँ, ठीक, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको हम देख लेते हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं और प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है और यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस मैंने आपसे कहा अभी। तो अभी पहले आ जाता है हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोकैरियोटिक में जो होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। तो जैसे आता है कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में किस चीज़ की बनी होती है, तो आप क्या टिक करोगे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किस चीज़ की, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब अगर कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक में पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक में किस चीज़ की बनी होती है तो यूकैरियोटिक में जो होती है हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। किस चीज़ की, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ना तो प्रोकैरियोटिक में तो पाया ही नहीं जाता, और जो हमारा यूकैरियोटिक होता है इसमें पाया जाता है। तो इसमें मैं लिख देती हूँ अब्सेंट और इसमें लिख देती हूँ प्रेजेंट, ठीक है। इसमें अब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब हमारा आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोकैरियोटिक में ये भी अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है।
ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमारे राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? 70 प्रकार के। और यूकैरियोटिक में कैसे पाए जाते हैं? 80 प्रकार के। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के। ठीक, क्लियर हुआ। अब गोल्जी का है, गोल्जी का है भाई प्रोकैरियोटिक में ये भी एब्सेंट होता है, तो गोल्जी का है को अगर बोलेगा तो ये भी एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम, प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम भी एब्सेंट ही होता है और यूकैरियोटिक में हमारा प्रेजेंट होता है। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब डीएनए, डीएनए जो हमारा प्रोकैरियोटिक में होता है ये सिंगल हेलिक्स पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सिंगल हेलिक्स, यानी एकल सूत्री में पाया जाता है। और जो हमारा यूकैरियोटिक होता है इसमें डबल हेलिक्स यानी द्विसूत्रक में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख दो एकल सूत्री और इसमें लिख दो द्विसूत्री। ठीक है, द्विसूत्री का मतलब है ऐसे, ठीक है, और सिंगल हेलिक्स से सिर्फ ऐसे ही पाया जाता है, इसमें ऐसे होता है। ठीक, अब हमारी कशाभिका आ गई, केंद्रक आ गया भाई, सेंट्रियोल, श्वसन, लिंग प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, कोशिका। तो कशाभिका जो होती है, कशाभिका जो होती है वो क्या होती है? हमारी प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, कशाभिका जो हमारी प्रोकैरियोटिक में होती है भाई, ये भी जो होती है एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये भी कशाभिका जो होती है ये एब्सेंट होती है। कैसी होती है? एब्सेंट। केंद्रक जो होता है क्या प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है? केंद्रक जो होता है क्या प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है? हमारा कशाभिका हो जाता है, ये कैसा हो जाता है? इसमें एक तंतु पाया जाता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया, जैसे इसमें सिंगल हेलिक्स पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको केंद्रक बना के बताया तो उसमें ढेर सारे थे अंदर, डीएनए टाइप की कुछ ढेर सारे जो हमारे धागे नुमा संरचना थी उस टाइप के। तो उसमें ये सिर्फ क्या पाया जाता है? एक तंतु पाया जाता है। पर इसमें जो हमारा यूकैरियोटिक हो जाता है इसमें 11 तंतु पाया जाता है। क्लियर हुआ। अब केंद्रक, केंद्रक तो इसमें एब्सेंट ही होता है, क्लियर ही कर दिया मैंने, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल, भाई सेंट्रियोल भी इसमें क्या होता है? एब्सेंट ही होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। अब हमारा आ जाता है श्वसन। तो भैया ये श्वसन किससे करेंगे? तो श्वसन जो हमारा हो जाता है प्रोकैरियोटिक, ये तो कोशिका झिल्ली के द्वारा करता है, और जो हमारा यूकैरियोटिक हो जाता है ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, श्वसन ये किससे करता है? हमारा, मैंने क्या बताया अभी आपको, श्वसन जो होता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में जो होता है हमारा श्वसन सेंट्रियोल। और ये कैसे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब लिंग प्रजनन जो होता है, लिंग प्रजनन मतलब ये प्रजनन जो करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें भाई पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? नहीं पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक में होता है तो इसमें पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण, भाई प्रकाश संश्लेषण भी तो किसी ना किसी के द्वारा होता होगा ना, प्रकाश संश्लेषण भी किसी ना किसी के द्वारा होता होगा। और कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन इसमें तो सिर्फ अर्धसूत्री होता है। ठीक है, कैसा होता है? अर्धसूत्री। ठीक, और इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण भाई प्रोकैरियोटिक में होता है थैलेक्स प्रकार का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण थैलेक्स में, और जो हमारा
यूकैरियोटिक आ जाता है। तो यूकैरियोटिक में क्या हो जाता है, यूकैरियोटिक में हमारा हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण किससे करेंगे? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो करेंगे ये थैलेक्स से करेंगे। कौन करेगा? हमारे प्रोकैरियोटिक। और जो हमारे यूकैरियोटिक है ये किससे करेंगे? हमारे क्लोरोप्लास्ट से। तो ये किससे करेंगे? जो प्रकाश संश्लेषण है तो इसमें क्या पाया जाएगा? थैलेक्स पाया जाता है। और हमारे यूकैरियोटिक में क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ये श्वसन करेंगे। क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब लास्ट आ जाता है हमारा कोशिका विभाजन। तो मैंने आपको बताया कोशिका विभाजन जो हमारा प्रोकैरियोटिक में होगा ये तो सिर्फ अर्धसूत्री होगा। कैसा होगा? अर्धसूत्री प्रकार का। और हमारा प्रोकैरियोटिक में जो आ जाता यूकैरियोटिक में जो आ जाता है वो अर्धसूत्री व समसूत्री प्रकार का होगा। तो लिखोगे अर्धसूत्री और समसूत्री प्रकार का। ठीक है, तो भाई आपके जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और पूरा मतलब सेल चैप्टर से भी अगर एक भी क्वेश्चन बनता है तो भाई इससे बाहर तो नहीं जाएगा। आपको आधे घंटे लगेंगे, आप पूरा वीडियो और अपने 1 नंबर 2 नंबर जो भी है पक्का कर लोगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।